अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 2026। किन राशियों, किन बुर्जों के लिए, किन ज़ोडिएक के लिए ये बहुत अच्छा साल होगा और किन को थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी। किन की शादियां होंगी, किन के प्यार टूटेंगे, किन की सेहत अच्छी होगी, कौन अपनी सेहत दोबारा हासिल कर पाएंगे और किन लोगों को थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2025 जो है वो मार्स का साल है। तो मार्स के साल में आपने क्या देखा, ये मैडम एस्ट्रोलॉजर अनबक्श ने पहले भी बताया था कि इस साल आप लोग लड़ाई झगड़े, जंगें, आप लोग सैलाब, तूफान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और वही हुआ, क्योंकि मार्स जो है वो आर्मी चीफ का स्टेटस रखता है किसी भी कुंडली में। मतलब एग्रेसिव होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है। तो आप लोगों ने जंगी माहौल देखा, हर चीज़ देखी, हर कंट्री लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन 2026 क्या है? 2026 जो है वो सन का साल है। यानी सन जो है वो बादशाह है। वो अपनी अथॉरिटी क्लेम करता है। वो कहता है कि सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। तो 2026 में बहुत सारे तख्त गिरेंगे भी। और ये वो वाले तख्त होंगे जो झूठ की बिना पर खड़े थे। क्योंकि जब सूरज की रोशनी फैलती है तो जितने भी अंधेरा होता है या बुरे काम होते हैं वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली दुनिया में भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो झूठ का निज़ाम है, जो गलत निज़ाम है, वो इस साल आपको गिरते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा 2026 में आपको जो स्टॉक मार्केट्स हैं या क्रिप्टो मार्केट्स हैं या गोल्ड है, वो भी अपनी करेक्शन पर जाते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि जो एक बबल क्रिएट हो चुका है वो 2026 में रिसेशन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन मार्केट करेक्शंस की तरफ ज़रूर जाएंगी और ये 20 से 30% तक जाएंगी, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल आप बिटकॉइन की शक्ल में अब देखना शुरू हो चुके हैं। जो $1,26,000 पे था वो अब $90,000 पर आ चुका है। गोल्ड मार्च तक ऊपर रहेगा, ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्च के बाद ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, ये अपनी करेक्शन पर आएगा। लेकिन बाकी जितनी भी स्टॉक्स हैं, S&P 500 या दूसरी निफ्टी 50, जितनी भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे अब करेक्शन फेज़ में आना शुरू होंगी। अगर ये करेक्शन फेज़ में नहीं आती तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो 2026 है उसमें रिसेशन आ सकता है। इसके अलावा हम कुंडलियों पर बात करेंगे, यानी जायचों पर बात करेंगे कि आपके ज़ोडिएक के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, तो हम आपको आपका ओरिजिनल मून साइन बता देंगे, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। अब बात करते हैं पाइसेस मून साइन वालों की, यानी कि मीन राशि, यानी कि बुर्ज होत वालों की। सैटर्न 29 मार्च को आपके फर्स्ट हाउस में एंटर हुआ, यानी कि साढ़े साथी का सेकंड फेज आप लोगों के लिए स्टार्ट हुआ। हमने सैटर्न जब ट्रांजिट हुआ था तब ये वीडियो बनाई थी कि सैटर्न ने आपका साढ़े साथी का सेकंड फेज स्टार्ट किया। लेकिन सैटर्न 14 जुलाई को रेट्रोग्रेड हुआ, हमने उस पर भी वीडियो बनाई कि आपको अभी आपके 12th हाउस के असरात मिल रहे होंगे। फिर अब सैटर्न जो है वो 29 नवंबर को डायरेक्ट होने जा रहा है, यानी 2026 में इसके इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहे हैं। तो जो आपने पिछले 2.5 साल देखे अपनी ज़िंदगी के, वो ये देखे कि आपकी ज़िंदगी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आना शुरू हुई। कल तक आप कभी क्या बिजनेस कर रहे हैं, कभी क्या नौकरी कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो वो एक सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपके पास एक पैराडिम में आना शुरू हो गई, एक स्ट्रक्चर में आना शुरू हो गई कि आप 9 to 5 जॉब भी करने लग गए, आप प्रॉपरली बिजनेस भी हैंडल करने लग गए, पैसा भी आना शुरू हो गया, एक्सपेंसेस भी होना शुरू हो गए, टेंशन डिप्रेशन भी रहना शुरू हो गई, दिमाग 24 घंटे चलना शुरू हो गया, इंसोम्निया होना शुरू हो गया, रातों को नींद ना आना। ये सारी चीज़ें आपने पहले फेज़ में फेस की थी। यहाँ पे जब सैटर्न आपका पहला फेज स्टार्ट करता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, उसके साढ़े साथी का, तो उसको स्ट्रक्चर में लेके आता है, उसको देता है चीज़ें, वो बंदा फैसले करता है। वो क्या करता है कि 12th हाउस जो होता है वो एक्सपेंसेस का घर होता है। अब इंसान जो है वो एक्सपेंस क्या करता है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, वहाँ इन्वेस्ट कर लूँ, ये मुझे आगे जाके एक अच्छा मुझे आउटकम देना शुरू हो जाएगी, अब मुझे प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगी मेरी इन्वेस्टमेंट। लेकिन इंसान यहाँ पे एक माइन्यूट सी गलती कर देता है, वो एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क नहीं समझता। यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग मार खाते हैं वो यही खाते हैं कि यार हमने यहाँ पैसा लगा दिया, वो बंदा मेरा पैसा लेके भाग गया, मैंने यहाँ पैसा लगा दिया, यहाँ से मुझे नुकसान हो गया।
तो यहाँ पे जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो ये है कि रिसर्च नहीं करता इंसान। इंसान रिसर्च सिर्फ वो करता है जो उसको एक कंफर्ट जोन में बैठ के मिल जाती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है रिसर्च की। रिसर्च नहीं होती तो आपका पैसा डूबता है। तो यहाँ पे सैटर्न यही चीज़ करवाता है कि वो आपसे डिसिप्लिन मांगता है और इंसान डिसिप्लिन में चूक जाता है। हालांकि वो आपको स्ट्रक्चर में लेके आता है। पिछले 2.5 साल आपने ये फेस किया होगा। मेरी बातों से काफ़ी लोग सहमत होंगे और काफ़ी लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे। लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है 2026 में, इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, क्योंकि सैटर्न पहले घर को भी एक्टिवेट करेगा, आपके थर्ड हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, आपके सेवन्थ हाउस को भी एक्टिवेट करेगा और आपके 10th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा। तो ये लीथल पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है सैटर्न के लिहाज से। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट हाउस एक्टिवेट होना। टेंशन, डिप्रेशन, एक मुसीबत ख़त्म होगी दूसरी स्टार्ट होगी। सैटर्न यहाँ पे आपको जहनी सुकून नहीं देगा क्योंकि फर्स्ट हाउस आप खुद हैं। तो आपको पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं मुश्किलात देखने को मिलेंगी कि कोई बंदा क्या कमेंट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, और आप सोच में बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे क्योंकि आप लोग जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं। आपको छोटी छोटी बात का फ़र्क पड़ता है लेकिन आप लोग शो नहीं करते। इसके अलावा सैटर्न जो है वो थर्ड हाउस को देखेगा। थर्ड हाउस क्या है? आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपकी राइटिंग है, आपकी कंटेंट क्रिएशन है, आपके छोटे बहन भाई हैं और आपकी छोटी ट्रैवलिंग है, छोटे मोटे जो ट्रिप्स होते हैं वो हैं। अब इन सारी चीज़ों पे आपको डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें टूटेंगी और आपके लिए रुकावटें बनेंगी। क्या बनेंगी? छोटे बहन भाइयों से लड़ाई हो सकती है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन का घर है। आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल ख़राब होगी, आप थोड़े हार्श होना शुरू होंगे, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, जो आपका रिश्ता आपके छोटे बहन भाइयों से ख़राब कर सकता है। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा। लोग आपको फर्स्ट हाउस से रिलेटेड इतना कुछ बोलना शुरू होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस शैटर होना शुरू होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे रोकनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कोई कुछ बोल रहा है, एक कान से सुना जाए, दूसरे से निकाला जाए। आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन से ही चलना पड़ेगा, जो पिछले 2.5 साल में सैटर्न ने आपके लिए बनाया, आपको फॉलो करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे लेजीनेस देता है। सैटर्न की क्वालिटी यही है कि वो डिसिप्लिन तो मांगता है लेकिन लेजीनेस देता है। अब लेजीनेस से लड़ना आपने है, नहीं लड़ेंगे चीज़ें टूटना शुरू हो जाएंगी। आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न टूटेगा, टूट के रीस्ट्रक्चर होगा क्योंकि सैटर्न रीस्ट्रक्चरिंग करता है, जैसे आपके 12th हाउस में की। अब यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन रीस्ट्रक्चर होगा, आपका कॉन्फिडेंस रीस्ट्रक्चर होगा, आपका कंटेंट क्रिएशन रीस्ट्रक्चर होगा। अगर कुछ कर रहे थे तो वो टूट के दोबारा बनना शुरू होगा। इसके अलावा सैटर्न जो है वो 7th नज़र से आपके 7th हाउस को देख रहा है। यानी अगर आप सीधा डायरेक्टली देखें तो आपको सामने जो चीज़ नज़र आ रही है तो आप कितने शार्पली देख रहे हैं। इसी तरह सैटर्न 7वीं नज़र से आपके 7th हाउस को देख रहा है। 7th हाउस किस चीज़ का है? आपकी पार्टनरशिप्स का है, चाहे वो लव पार्टनरशिप्स हो, मैरिज लाइफ हो या आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स हो। तो सैटर्न यहाँ पे क्या डिस्टर्ब कर रहा है? आपकी लव पार्टनरशिप्स, आपकी मैरिज लाइफ और आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स। तो ये चीज़ें पिछले 2.5 साल में एक्वेरियस वालों ने भी देखी, अब आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन लेकिन आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं, इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गाइडेंस भी चाहिए और आपको प्रॉपर रूटीन भी फॉलो करनी है। एक तो पहली बात, घर में आप अपनी ज़बान ना चलाएं। अगर चलाएंगे तो आपकी लव पार्टनरशिप डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा आपकी जो बिज़नेस पार्टनरशिप है उसमें सारी चीज़ें आप लीगली वे में पूरी करें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ आपने अपने पार्टनर से रिलेटेड पूरी करनी है, वरना बाद में आपको मुश्किलात होंगी। और यहाँ पे आपकी पार्टनरशिप टूट भी सकती है अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल बेहतर ना की, क्योंकि थर्ड हाउस से आपका 7th हाउस जो है वो कनेक्टेड है, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन से सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्ट हो जाती हैं आपकी बिजनेस में। तो आपको अपना कम्युनिकेशन वे बेहतर करना पड़ेगा। अब आप बॉस नहीं हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो बॉस नहीं, वो मजदूर है। तो आपको समझना पड़ेगा, डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा सैटर्न जो देख रहा है वो आपके 10th हाउस को देख रहा है। तो आपको मुश्किलात कहाँ पे आएंगी? वो आपको नौकरी सस्टेन करने में आएगी, आपको बिजनेस को सस्टेन करने में मुश्किलात देखनी पड़ेगी। आपको डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। चाहे आपको बॉस कुछ भी कह दे, आपको आगे से जवाब नहीं देना, आपने कहना है जी बॉस मैं करके दे देता हूँ। आपने करना है, क्योंकि सैटर्न आपसे मेहनत मांगता है, आपसे लॉयल्टी मांगता है, आपसे डिसिप्लिन मांगता है। अगर ये आपके अंदर हिम्मत है तो आप नौकरी कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आपकी जॉब चेंज होगी या फिर आपको घर भी बैठना पड़ सकता है। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि 7.5 का फेज़ है।
ये मजाक टाइम नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं। इसके अलावा सैटर्न आपके 10th हाउस को देख रहा है, तो 10th हाउस आपकी इमेज का घर है। अब आपके ऊपर बातें उठना शुरू हो सकती हैं। तो अपने ऑफिस में या अपने बिजनेस की जगह पे आपने कोई भी वो गलत हरकत नहीं करनी जो आपकी इज्जत पर बात ले है, क्योंकि 10th हाउस आपकी पब्लिक इमेज का घर है, तो पब्लिक इमेज डैमेज हो सकती है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। ये 2026 में सैटर्न आपको ये इम्पैक्ट देगा, तो अभी से रेडी हो जाइए। इसके अलावा जुपिटर आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपको रिलीफ देने जा रहा है। जुपिटर 2 जून से पहले पहले तक आपके 4th हाउस में रहेगा, यानी जो घर आपकी माँ से रिलेटेड है, जो घर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो घर आपके घर से रिलेटेड है, जो घर आपकी गाड़ी से रिलेटेड है, यहाँ पे जुपिटर का बैठना और अत्याचारी पोजीशन में बैठना, ये आपको आपको प्रॉपर्टी भी दिलवा सकता है, आपको घर भी दिलवा सकता है, आपको गाड़ी भी दिलवा सकता है, और आपकी माँ की अगर तबीयत ख़राब है तो उसमें भी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी, और आपके जो ताल्लुकात हैं वो माँ से बेहतर होंगे। जुपिटर 5वीं नज़र से जो घर एक्टिवेट कर रहा है वो 8वां घर एक्टिवेट कर रहा है। तो जो लोग मैरिड हैं उनको अपने इन लॉज से प्रॉफिट होना शुरू होगा, उनको फ़ायदा मिलेगा, उनको इनहेरिटेंस में फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी का मसला अटका हुआ था तो इनहेरिटेंस में आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस का पैसा आप लोगों को मिल सकता है, कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था वो आप लोगों को रिकवर हो सकता है। इसके अलावा रिसर्च का घर है, तो आप लोगों की रिसर्च बहुत अच्छी होगी। अगर आप लोगों के रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह में हैं या ऑकल्ट साइंसेज में हैं, उनके जो काम हैं वो यहाँ पे ब्लूम करना शुरू करेंगे, क्योंकि जुपिटर जब भी किसी घर को देखता है तो वो एक्सपेंड करवाता है। आपकी रिसर्च अच्छी होगी। बस एक शर्त है कि यहाँ पे आप लोगों का ये जो 8th हाउस होता है, ये आपका सीक्रेट्स का घर होता है, तो अपने सीक्रेट्स किसी से भी डिस्कस नहीं करने। जुपिटर देख रहा है ट्रांसफॉर्मेशनल हाउस को, यानी यहाँ पे आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप एक पर्सनालिटी से दूसरी पर्सनालिटी की तरफ जाएंगे। जो पुरानी पर्सनालिटी होगी वो डेथ फेज में जाएगी, और रीबर्थ फेज में आपको अपनी नई पर्सनालिटी मिलना शुरू होगी। जुपिटर 7वीं नज़र से यानी डायरेक्ट नज़र से आपके 10th हाउस को देख रहा है। 10th हाउस किस चीज़ का है? 10th हाउस आपके कारोबार का है, जिसपे सैटर्न नज़र डाल रहा है फर्स्ट 6 मंथ में 2026 में। जुपिटर भी उसको देख रहा है 7वीं नज़र से। यानी अगर आप सैटर्न को एक्टिवेट करेंगे, आप मेहनत करेंगे, डिसिप्लिन करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे अपने ऑफिस में, बॉस जो बोलेगा आप करेंगे, तो जुपिटर एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको नौकरी सस्टेन करने का मौका मिल जाएगा, आपको ग्रोथ भी मिल सकती है, आपको यहाँ पे प्रमोशंस भी मिल सकती हैं, इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं, और आपकी इज्जत में भी इजाफा हो सकता है। आपके बिजनेस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर आप प्रॉपर रिसर्च और डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। आप क्योंकि सैटर्न को एक्टिवेट करेंगे तो आपको डबल रिवॉर्ड आपको जुपिटर दे जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे और आप जुपिटर के पीछे भागेंगे कि सिर्फ एक्सपेंशन चाहिए, भले कुछ भी हो जाए, तो फिर सैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा और सैटर्न आपको यहाँ पे मुश्किलात देगा। इसके अलावा सैटर्न जो देख रहा है वो आपके 12th हाउस को देख रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको फॉरेन कनेक्शन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। आप लोग अब्रॉड में सेटल भी हो सकते हैं। आप लोगों के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, उन पे आपको कंट्रोल करना होगा। आपको इंसोम्निया भी फेस करना पड़ सकता है, मेंटली डिस्टर्बेंस भी देखने को मिल सकती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी जो रूटीन है उसको बेहतर करके कंट्रोल में कीजिएगा, अपनी बजटिंग कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इसके बाद जुपिटर जो है वो 2 जून को आपके 5th हाउस में चला जाएगा। 5th हाउस में जब जुपिटर जाएगा, यानी 2 जून 2026 ऑनवर्ड्स जो आपके लिए टाइम पीरियड होगा वो कैसा होगा? 2026 2 जून से ऑनवर्ड्स जुपिटर जब आपके 5th हाउस में जाता है तो आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी में बूस्ट देखने को मिलेगा। आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। 10 आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं, 100 आइडियाज़ आ रहे हैं, लिख लीजिए। लिख के उनके ऊपर रिसर्च कीजिए। रिसर्च करके आपके फ़िल्टर आउट होना शुरू होंगे आइडियाज़। आपके पास जाके एक आइडिया तो ऐसा बचेगा जो आपको माला माल कर सकता है, करोड़पति बना सकता है। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे बूस्ट होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि सेट जो जुपिटर है वो ग्रोथ देता है, एक्सपेंशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आपको ग्रोथ भी दे सकते हैं, एक्सपेंशन भी दे सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर जब 5th हाउस में होगा तो बच्चों से रिलेटेड आपको खुशियाँ मिलेंगी। इसके अलावा आपकी रोमांटिक लाइफ ग्रोथ करेगी। सेकेंड हाफ ऑफ 2026 जो मुश्किलात थी, जो आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन चल रही थी, वो फिर सेटल होना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर 5th हाउस में बैठ के आपके 9th हाउस को 5वीं नज़र से देखेगा, यानी 5th एस्पेक्ट से आपके 9th हाउस को देखेगा। 9th हाउस वक्त के साथ ग्रो होता है, यानी जब आप दुआएं लेते हैं किसी की
तो आपका 9th हाउस पावरफुल होता रहता है। जिसकी भी कुंडली में 9th हाउस पावरफुल होता है तो वो ज़िंदगी में समझिए कि ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार लेता है। लेकिन जिसकी भी कुंडली 9th हाउस डैमेज होती है कुंडली में, वो बंदा ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करता है और बहुत ज़्यादा करता है। आपने अक्सर और बेशतर एस्ट्रोलॉजर्स को सुनते हुए देखा होगा कि 9th हाउस जिसका ख़राब है उसकी ज़िंदगी समझे मुश्किलात में गुजरेगी। जिसका 9th हाउस अच्छा है वो वक्त के साथ यहाँ पे ग्रो करेगा और वो इंसान ज़िंदगी में ग्रोथ ही देखेगा। ठीक है, तो 9th हाउस में जब जुपिटर देखेगा तो आपकी लक एक्टिवेट हो जाएगी। आपकी लक एक्टिवेट होगी, क्रिएटिव आइडियाज़ की तरफ जाएंगे। क्रिएटिव आइडियाज़ आपको यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। जुपिटर जब 9th हाउस को देखेगा तो आपके मेंटोर्स, आपके गुरु और आपके फादर, तो इन तीनों पर्सनालिटीज़ की आपको इज्जत करनी होगी। चाहे आपका गुरु हो, आपका मेंटोर हो या आपके फादर हो, उनको जितनी रिस्पेक्ट देंगे वहीं से आपको फ़ायदा हासिल होगा। ये आपका जो 5th हाउस होता है ये आपका इंटरनेशनल ट्रैवल्स का होता है। तो यहाँ पे आपके जो लॉन्ग ट्रैवल्स होते हैं वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। जितनी ट्रैवलिंग करेंगे उतना आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जो बच्चे हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं या आप लोग अपने स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग इस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा देंगे। इसके अलावा जुपिटर जब 7वीं नज़र से देखेगा तो 7वीं नज़र से आपके 11th हाउस को देखेगा। क्रिएटिव आइडियाज़ और 7वीं नज़र किस घर पे है? 11th हाउस पे, यानी बड़े मुनाफों पे, आपकी ख्वाहिशात के घर पे, आपके दोस्तों के घर पे, आपके नेटवर्क्स के घर पे और आपके बड़े भाई के घर पे। तो जब 11th हाउस पे नज़र पड़ेगी आपकी क्रिएटिव माइंड चलेगा, आपकी रिसर्च होगी, आपकी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो प्रॉपर रिसर्च के साथ जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जो आपने ख्वाब देखे हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आएगी। वो क्यों होगी? क्योंकि जुपिटर 11th हाउस को देखेगा और जब 11th हाउस को जुपिटर देखता है तो 11th हाउस यहाँ पे आपकी ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। आपके दोस्त यार आपके बहुत काम आएंगे, आपके नेटवर्क्स आपके बहुत काम आएंगे, आपके बड़े भाई भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे। तो इस टाइम पीरियड में आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर जो है वो 9th नज़र से आपके 1st हाउस को देखेगा जहाँ पे सैटर्न खुद बैठा हुआ है। सैटर्न जहाँ पे बैठा हुआ है वहाँ पे जब जुपिटर देखेगा तो आपकी वाइटलिटी को इम्प्रूव करेगा जुपिटर। वो वजह ये है कि जुपिटर सैटर्न को दोस्त मानता है और सैटर्न जुपिटर को दुश्मन मानता है। तो यहाँ पे आपकी वाइटलिटी इम्प्रूव होगी, आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव होगी, थोड़ी धार्मिक पर्सनालिटी बनना शुरू होगी क्योंकि जुपिटर जो है वो धार्मिक को सपोर्ट करता है, यानी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सपोर्ट करता है। आपको अपनी पर्सनालिटी में 180 का शिफ्ट देखने को मिलेगा क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आपको एक्सपेंड करेगा, ग्रोथ देगा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। ओवरऑल जो 2026 है वो अपॉर्चुनिटीज़ से भरा हुआ है आप लोगों के लिए, लेकिन शर्त इतनी है कि डिसिप्लिन अपनाना होगा और आपको समझना होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ अब कहाँ पड़ी हैं। यही इंसान की ज़िंदगी होती है कि उसको समझना होता है कि किस वक्त में कौन सा काम आपके लिए प्रॉफिटेबल है। इसके अलावा जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि 2026 जो है वो सन का ईयर है, तो सन की प्लेसमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो हम मंथली सीरीज़ बनाते रहेंगे सन की प्लेसमेंट्स के हिसाब से कि सन कहाँ बैठ रहा है, किस प्लैनेट के साथ कंजंक्ट कर रहा है, कहाँ पे नजरात डाल रहा है, किसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे कि महीना सन के हिसाब से कैसा रहेगा। तो आपको उसके लिए हमसे जुड़ना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।